हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम बात करेंगे हमारा डे 20 के बारे में। ठीक है, डे 20 बात करेंगे और आप सभी को पता है कि हम 30 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डे 20 डिस्कस करने वाले हैं और बस फिर आपके 10 दिन बच जाएंगे और आपके एग्जाम में भी जो है 10-11 दिन ही बचे हैं अभी, डीएसएसबी पीजीटी वाले बच्चे। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करो, डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ तो इन क्वेश्चंस को करके देखो ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम में जो है कितना जो है आपका लेवल है। ठीक है, तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अपना डाउट वाला सेशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल जो है, कल की क्लास में एक बच्चे को डाउट था, देख लेते हैं क्या डाउट था। एक सेकेंड भाई। ठीक है, तो डाउट देख लेते हैं हम। सुधीर ने बोला था मैम क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया। ठीक है, सुधीर ने कहा था मैम क्वेश्चन नंबर 2 समझ नहीं आया। बाकी किसी बच्चे को मीरा ने कहा था कि मैम 21 क्वेश्चन जैसे जो है और क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके भाई, तो 21 क्वेश्चन जैसे जो है देख लेते हैं क्या 21 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 21, एक सेकेंड भाई। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जो थे नेटवर्किंग के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेटवर्किंग क्वेश्चन एक दिन हम नेटवर्किंग के ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे एक दिन की क्लास में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा था कि लॉजिक सर्किट है आपके पास, बाइनरी एडर, और आपको यूज करना था 4 बिट बाइनरी नंबर को ऐड करना था और पूछा था कि कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर यूज होंगे। तो ध्यान से समझना भाई सुधीर। देखो, सबसे पहले हाफ एडर समझो। हाफ एडर अगर आपने डिजिटल में किया है तो आपको पता होगा कि जब हम ऐड करते हैं तो एक जो आउटपुट मिलती है वो आपको सम और कैरी मिलता है। क्या मिलता है? सम और कैरी, है ना, कि भाई 2 का जो हम सम करेंगे वो अगर कैरी आती है तो कैरी हम लगाते हैं। हाफ एडर में क्या होता है कि आप 2 इनपुट देते हो, मतलब इस तरीके से ये आपका हाफ एडर है। यहाँ पर आप 2 इनपुट दोगे, ठीक है, और 2 ही आपको आउटपुट मिलेंगे। समझ में आया? 2 इनपुट दी, 2 ही आउटपुट मिलेंगे। फुल एडर में क्या होता है? फुल एडर में आप आउटपुट तो आपको सेम मिलेंगे, सम और कैरी। ठीक है, लेकिन जो इनपुट होंगे वो यहाँ पर 3 होंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो भाई, जब हम ऐड करते हैं, देखो 4 बिट बाइनरी नंबर है तो 4 ही ले लेते हैं। A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0, इनको मुझे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सपोज करो कि यहाँ पर C3 आ गया, यहाँ पर C2 आ गया, यहाँ पर जो है आपका C1 हो गया और यहाँ पर C0 हो गया। मतलब ऐड करने के बाद ये आपको आउटपुट मिल गई, ये इनपुट थी। ठीक है, तो ये बोल रहा है 4 बिट बाइनरी नंबर है, उनको ऐड करना है, तो कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब आप स्टार्टिंग में इन 2 नंबर को ऐड करोगे तो क्या यहाँ पर कोई कैरी होगी? क्योंकि इससे पहले तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर तो आप कैरी नहीं लगा सकते, क्योंकि इन 2 को ऐड करने के बाद ही जो है कैरी जनरेट होगी, उससे पहले कैरी जनरेट नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? और यहाँ पर देखो कितनी इनपुट दे रहे हो आप? 2 इनपुट दे रहे हो, A0, B0 आपने दिए और आपको आउटपुट क्या मिल रही है? C0। ठीक है, तो 2 इनपुट से आपको आउटपुट मिल रही है। अब हाफ एडर में तो हम 2 ही इनपुट लेते हैं, तो यहाँ पर जो पहले वाली जो केस है, यहाँ पर आप हाफ एडर को यूज कर सकते हो। ठीक है, जो सेकंड है, सपोज A0 और B0 को ऐड करने से यहाँ पर आपको क्या मिल गया? एक कैरी मिल गई, न्यू कैरी जनरेट हुई। कैरी सपोज आप यहाँ पर मान लो D0 कैरी जनरेट हुई, तो D0, A1, B1, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, नेक्स्ट में जो कैरी है वो भी ऐड होगी। जब आप इन 3 चीजों को ऐड करोगे तो आपको कितने इनपुट चाहिए है? यहाँ पर कितने इनपुट है भाई? 3। और 3 इनपुट के लिए आप कौन सा एडर यूज करते हो? फुल एडर। आप हाफ एडर यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे? फुल एडर। ठीक है, तो देखो सपोज इसको ऐड किया, फिर यहाँ से फिर से कैरी जनरेट हो गई। ठीक है, फिर इसको ऐड किया, यहाँ से फिर से कैरी होगी। मैं नहीं कह रही कि हर केस में कैरी जनरेट होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि बाकी के सारे केसेस में हमारे पास कैरी जनरेट हो। ठीक है, तो कैरी जनरेट होगी। देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दे रखा है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दे रखे, भाई ये नंबर है और आप बताओ कि कितने फुल एडर कितने हाफ एडर यूज होंगे। जब नंबर नहीं दे रखा तो हम पीछे की तीनों पॉसिबिलिटी में मान के चलेंगे कि यहाँ से कैरी के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो कहीं से कैरी आने के चांसेस है नहीं, लेकिन पीछे जो है, पीछे बाकी हम 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो पूरे चांसेस है कि आपकी कैरी वहां से जनरेट होगी। ठीक है,
अब कैरी तीनों में ही जनरेट हुई तो आपको आउटपुट इनपुट कितनी चाहिए 3, और 3 इनपुट के लिए आप क्या यूज करते हो फुल एडर का। तो समझ में आया, चाहे 5 बिट नंबर आ जाए, 6 बिट नंबर आ जाए, चाहे 7 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, चाहे कितने भी नंबर बिट आ जाए, जो पहले वाला जो बिट है उसको ऐड करोगे तो उस केस में कैरी जनरेट नहीं होगी। बाकी के जितने भी पीछे वाले केसेस हैं उनमें पॉसिबिलिटी है कि आपकी कैरी जनरेट हो। ठीक है, तो यही पूछा है कितने हाफ एडर हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, एक हाफ एडर, स्टार्टिंग के 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने एक हाफ एडर का यूज किया, और पीछे के 3 नंबर को ऐड करने के लिए मैंने किसका यूज किया, 3 फुल एडर का। ठीक है, या फिर ये हो कि मैं चारों के चारों में आपका फुल एडर ही यूज कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा 0 हाफ एडर और 4 जो है वो फुल एडर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके 2 आंसर आएंगे, 1 और 3, 0 और 4। जो ऑप्शन में हो, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही आपको टिक करना है। तो यहाँ पर या तो 1 आएगा, यहाँ पर आया 0 आएगा, यहाँ पर या तो 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आया तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर 4 आएगा। देख लो 1 और 3 है। क्या 0 और 4 है? नहीं, 0 और 4 है ही नहीं, तो हम किस पे जाएंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए। आई होप सुधीर आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं हमारे आगे के वो हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं था, सिर्फ एक बच्चे को था, वो मैंने डिस्कस करवा दिया। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ लेना। अब 31 क्वेश्चन देखो भाई हमारी आज की क्लास का। फॉर द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल द एक्सप्रेशन। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है भाई। देखो ट्री के अंदर 3 चीजें होती है, एक होता है इन ऑर्डर, एक होता है आपका प्री ऑर्डर, एक होता है आपका पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट वाला पार्ट पहले आएगा, फिर रूट नोड आएगी, फिर राइट वाला पार्ट आएगा। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट आ जाता है, देन लेफ्ट पार्ट आता है, देन राइट पार्ट आता है। ठीक है, और पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले लेफ्ट को लूंगा, ये वाला लेफ्ट लूंगा, फिर ये राइट करूंगा, फिर रूट लिखूंगा, लेफ्ट राइट रूट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बताना है। सबसे पहले इन ऑर्डर देखो, इन ऑर्डर में कहाँ जाएंगे, लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे, लेफ्ट में आ गए। अब ये क्या बन गई, रूट नोड बन गई, रूट के पहले कहाँ आएंगे, लेफ्ट में आएंगे, तो ए, फिर ए के बाद क्या लिखेंगे, रूट नोड, फिर कहाँ आएंगे, राइट वाले में। अब ये क्या बन गई, रूट नोड, तो बी स्टार डी। अब ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, अब हम क्या लेंगे, रूट नोड। रूट नोड क्या है, माइनस, फिर कहाँ आएंगे, लेफ्ट में, सॉरी राइट में। राइट में ये क्या है, रूट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट रूट और राइट। तो लेफ्ट क्या है आपका ई, रूट क्या है आपका डिवाइड, राइट क्या है आपका एफ। तो ये जो है ये आपका इन ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर इसी को मैं प्री ऑर्डर की बात करूं, प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट होती है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। पहले क्या होती है इन ऑर्डर में, पहले रूट होती है, तो रूट आपकी क्या है, माइनस, रूट आपकी क्या है, माइनस। फिर आप लेफ्ट वाले पार्ट आओगे, लेफ्ट में फिर रूट क्या है, प्लस। जब रूट लिख लिया, रूट के बाद आप क्या लिखोगे, लेफ्ट वाला पार्ट दैट इज ए। फिर आप राइट पे जाओगे, राइट में रूट क्या है, स्टार, फिर लेफ्ट क्या है, बी, फिर राइट क्या है, डी। फिर राइट वाले में आओगे, राइट वाले में रूट क्या है, डिवाइड, फिर लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, ई, और राइट वाला क्या है, एफ। तो ये जो है ये आपका क्या कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, प्री ऑर्डर। और अगर मैं पोस्ट ऑर्डर की बात करूं तो पोस्ट ऑर्डर आपका क्या बनेगा, पोस्ट ऑर्डर में पहले आता है लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट में ये वाला लेफ्ट ए, फिर राइट में जाएंगे, राइट वाले में जाएंगे, राइट वाले में अगेन ये रूट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट राइट रूट लिखते हैं, तो ए बी डी स्टार प्लस। ठीक है, अब कहाँ आएंगे, राइट में, राइट में क्या आ जाएगा, ई एफ डिवाइड, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी, रूट नोड। तो देखो यहाँ पर रूट नोड जो है वो आपकी बीच में आई है, यहाँ पर रूट नोड जो है वो आपकी स्टार्टिंग में आई है, और पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोड है वो आपकी लास्ट में आई है। तो ये होता है क्योंकि एक में रूट नोड बीच में होगी, एक में पहले होगी प्री में, और पोस्ट में क्या होगी, बाद में होगी। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको ये 31 क्वेश्चन समझ में आ गया। तीनों चीजें मैंने समझा दी हैं। इन ऑर्डर पूछा था तो इन ऑर्डर पर टिक कर देंगे। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन दैट 22 इंच मॉनिटर विद रेशियो जो है उसका 16:9 दे रखा है, एज ए मॉनिटर रिजोल्यूशन ऑफ इतना 1920 इंटू 1080। तो आपको विड्थ बतानी है कि जो आपके मॉनिटर की जो विड्थ है वो क्या होगी। ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन देखो, ये देखो आपको जो है स्क्वायर ऑफ दे रखा है कितना 1920 और 1080,
ठीक है, ये इसका वो दे रखा है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया हमने dpx का। ठीक है, क्योंकि आपका क्या था, ये रिजोल्यूशन था, रिजोल्यूशन दे रखा है, तो दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। तो 1920 का मैंने स्क्वायर किया, 1080 का मैंने स्क्वायर किया, फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस करवा दिया। तो डीपीएस जो है वो आपका 2202.91 पिक्सल आफ्टर कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है ये आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, नाउ कैलकुलेट पिक्सल पर इंच। अब पिक्सल पर इंच निकालेंगे तो पीपीआई इजिकल टू डीपीएक्स अपॉन में डी। तो डी क्या है आपका 22। अब ये 100 क्या आ गया 100.13। तो d इज अ डायगोनल इंचेस, d क्या है आपका डायगोनल है जो कि 22 इंच का है। ठीक है, एंड नाउ कैलकुलेट द फिजिकल डायमेंशन बाय डिवाइडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्सल डायमेंशन। तो क्या आ जाएगा, डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, विड्थ निकालनी है आपको, WPX अपॉन में PPI। तो क्या हो गया 1920 अपॉन में 100.13, तो कितना आ जाएगा 19.17। तो WPX की जो विड्थ है पिक्सल से 1920, तो क्या आ जाएगा आपका 19.17। तो कितने इंच आ गया आपका, ये वाला बी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन देखो। 33 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड द रिप्रेजेंट नंबर ऑफ 4096 बाइनरी फॉर्म। 4096 बाइनरी फॉर्म जो आपको बतानी है कि कितनी जो है आप बिट्स को लोगे। ठीक है, तो देखो एक चीज, 2 की पावर 0 के लिए आप क्या लेते हो 1, 2 की पावर 1 के लिए क्या लेते हो 2, 2 की पावर 2 के लिए 4, 2 की पावर 3 के लिए 8, 2 की पावर 4 के लिए 16, 2 की पावर 5 के लिए 32, 2 की पावर 6 के लिए 64, 2 की पावर 7 के लिए 128, 2 की पावर 8 के लिए 256, 2 की पावर 9 के लिए 512, 2 की पावर 10 के लिए 1024, 2 की पावर 11 के लिए ये, 2 की पावर 12 के लिए। ठीक है, तो कितने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर हुई भी इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, 10 डेसिमल नंबर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल कितनी हुई 13 बिट हुई। 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया था, 2 की पावर 12 पे मैंने खत्म किया, 12 पे जो है आपको क्या मिल गया 4096 मिल गया। तो कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर हुई भी इस चीज डेसिमल नंबर 4096 को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल 13। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 12 लगाने की गलती मत कर देना, कई बच्चे जो है 2 की पावर 12 तो ही लगा देते, लेकिन 2 की पावर 0 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 13। 34 क्वेश्चन देखो। 34 क्वेश्चन में बोला इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजुअल बेसिक मल्टीपल कंट्रोल ऑफ द सेम टाइम कैन बी ग्रुप्ड इनटू एरे। क्या बोल रहा है कि विजुअल बेसिक में मल्टीपल कंट्रोल ऑफ द सेम टाइम को आप क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हो एरे के अंदर इन द सेम मैनर एज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम सच एज ए ग्रुपिंग। इस टाइप की ग्रुपिंग को आप क्या कहोगे, प्राइमरी एरे, इंटीजर एरे, सेकेंडरी एरे या कंट्रोल एरे। तो इस टाइप के एरे को आप क्या कहते हो, कंट्रोल एरे। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो। 35 क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। आपके पास एक हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है, ये आपको ऑक्टल में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो 1328। तो पहले हेक्साडेसिमल में लिखो 0001। 3 को कैसे लिखेंगे 0011। 2 को कैसे लिखेंगे 0010 और एक को क्या लिखते हैं 1010। अब देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, हेक्साडेसिमल में 4 के पेयर बनते हैं इस तरीके से, ये 4 का पेयर, ये जो है ये 4 का पेयर और ये यहाँ पर 4 का पेयर। तो यहाँ से 1 बन गया, ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, ये आपका ए बन गया। ठीक है, अब ऑक्टल क्या कहता है कि भाई मैं तो 3 के पेयर करता हूँ, तो यहाँ से ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। ठीक है, तो 001 क्या होता है 1, 001 क्या होता है 1, 100 क्या होता है 4, 101 क्या होता है 5, 010 क्या होता है 2, तो 11452। तो क्या हो जाएगा 114552। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखो। थर्टी सिक्स क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। आपको कोड सेगमेंट बताना है, वाई इज लेस देन 0। ठीक है, तो x माइनस एक्स,
ठीक है, x डॉट माइनस एक्स, y डॉट माइनस एक्स, z इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, z इक्वल टू z प्लस एक्स, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अज्यूम करना है एक्स वाई जेड जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई जेड क्या है, इंटीजर वेरिएबल हैं, एंड दैट एक्स और वाई हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है, इनिशियलाइज किए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब विच दिस कोड सेगमेंट, मतलब आपको बेस्ट बताना है कि क्या होगा। जेड जो है वो एक्स प्लस वाई के सम को रिटर्न करेगा, जेड जो है वो वाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा, जेड जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा, जेड जो है वो मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा एक्स इंटू वाई की, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई को रिटर्न करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द 5 आइटम्स पी क्यू आर एस टी आर पुश्ड इनटू स्टैक, ठीक है। मतलब ये 5 आइटम है जो कि आपने पुश किए स्टैक के अंदर, वन आफ्टर द अदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द पी से आपने स्टार्ट किया और एक जो है आपने स्टैक के अंदर पुश करना शुरू किया। द स्टैक इज पॉप टाइम एंड इच एलिमेंट इज इंसर्टेड इन अ क्यू, ठीक है। तो स्टैक में से आपने क्या किया, पॉप किया और किस में इंसर्ट करने लग गए, क्यू के अंदर। देन 2 एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू एंड पुश्ड बैक ऑन द स्टैक। देन 1 आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक एंड देन पॉप्ड आइटम इज। तो 1 बाय 1 करके चलते हैं। ये मैंने स्टैक बना लिया। स्टैक आपको पता ही है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा, ठीक है। और पुश में हम एक ही एंड से इंसर्ट करते हैं, एक ही से डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले आपका पी आया, फिर क्यू आया, फिर आर आया, फिर एस आया, फिर आपका टी आया, ठीक है। तो ये एलिमेंट आपने पुश किए कहाँ पर भाई, स्टैक के अंदर। फिर आपने क्या किया, वन आफ्टर द अदर द स्टैक इज पॉप्ड आइटम, आप फिर आपने पॉप करवा दिया। पहले टी बाहर आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा, ठीक है। इच एलिमेंट इंसर्टेड इन ए क्यू, हर एक एलिमेंट को मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिया क्यू के अंदर। क्यू में आपको पता है जो पहले जाता है, यानी कि फीफो ये लेता है, तो क्या करेगा, जो पहले जाएगा तो पहले क्या आएगा, टी आएगा। ये फ्रंट होता है, यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ से डालते हैं। तो पहले मैंने टी को डाला, यहाँ आ गया, फिर मैंने एस को डाला, फिर मैंने आर को डाला, फिर मैंने क्यू को डाला, फिर मैंने पी को डाला, ठीक है। इतना हो गया, मैंने जो है इंसर्ट करवा दिए क्यू के अंदर। देन 2 एलिमेंट आर डिलीटेड फ्रॉम द क्यू। अब मैंने 2 एलिमेंट को डिलीट किया, तो 2 एलिमेंट कहाँ से डिलीट होंगे, स्टार्टिंग से ही होंगे। टी पहले आया था, एस पहले आया था, तो टी बाहर आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि डिलीट फ्रॉम द क्यू एंड पुश बैक ऑन द स्टैक, पुश करो स्टैक के अंदर। तो मैंने एक बार इरेज कर दिया है, हाँ जी। अब मैं वापस से स्टैक के अंदर 2 एलिमेंट डाल देती हूँ, दैट इज टी और एस, ठीक है। अब बोल रहा है नाउ 1 आइटम इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक, एक आइटम जो मैंने पॉप किया स्टैक में से, मैंने क्या पॉप किया, क्या किया, स्टैक एस किया, क्योंकि मैंने पहले टी डाला फिर एस डाला है ना। तो क्या होता है फीफो, सॉरी स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में क्या डाला, एस डाला है, तो पॉप कौन सा होगा, एस सी होगा। और यही पूछेगी पॉप एलिमेंट कौन सा है, तो एस है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 38 क्वेश्चन में बोल रहा है कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल एंड एक्सटर्नल लेवल। 3 लेवल होते हैं आपके, 3 लेवल स्कीमा होता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है, 3 कंपोनेंट ऑफ 3 लेवल RDBMS आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल लेवल में आपका क्या होता है, एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट होते हैं, रिलेशनशिप होती है, सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कंस्टेंट होता है, या फिर स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स होती हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल में हम क्या रखते हैं, स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स होती हैं आपके। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, कंसेप्चुअल लेवल में मतलब 3 लेवल स्कीमा है ये, सॉरी इसमें ये बोल रहा है कि क्या नहीं होता, नॉट पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप ये भी होती है, सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन, कंस्टेंट ये सब होता है, लेकिन स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल जो है वो हम कंसेप्चुअल लेवल में नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कंसीडर 2 डेटाबेस रिलेशन आर और एस। आपके पास जो है 2 डेटाबेस रिलेशन है आर और एस। बोल रहा है हैविंग 3 टप्पल्स, 3 टप्पल्स हैं इन आर में कितने टप्पल्स हैं, 3, ठीक है। और आर में हो गए 3, एस में कितने हैं, 2। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टप्पल दैट कुड अपीयर इन नेचुरल जॉइन आर और एस। नेचुरल जॉइन करवा रहे हैं, तो नेचुरल जॉइन करवा रहे हैं आर और एस के अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका,
मैक्सिमम कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, तो हम क्या लेंगे 6, तो आपका आंसर होएगा यहाँ पर 6। ठीक है। 40 क्वेश्चन देखो भाई, 40 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन ASP.NET फाइल इज प्लेस्ड ऑन IIS सर्वर एंड रिव्यूड थ्रू अ ब्राउजर द रिजल्टिंग HTML पेज कंटेन, जो कहाँ पर होगा, ऑल ASP.NET कोड में होगा, ASP.NET और कोड एज वेल एज इन ASP.NET फाइल के अंदर होगा, ऑल HTML कोड मिक्स ऑफ ASP.NET एंड HTML कोड, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। 41 क्वेश्चन देखो, 41 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, what's result set is written from the following SQL query, select customer name, telephone from customer where city in जयपुर, दिल्ली, आगरा। ठीक है। तो जो आपका क्या बोल रहा है कि जो कस्टमर नेम आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ से, टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज क्या है, जयपुर, दिल्ली और आगरा। ठीक है। तो कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर। ठीक है। ऑल की तो बात नहीं कर रहा, मतलब क्या बोल रहा है कि या तो जयपुर में हो कस्टमर, या तो दिल्ली में हो, या फिर आगरा में हो। ठीक है। सारी की सारी सिटी की बात नहीं हो रही। द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑल कस्टमर लिविंग इन जयपुर, दिल्ली और आगरा। तो सारे के सारे जो टेलीफोन यूज कर रहा है वो एक जगह, वो जयपुर में भी रह रहा है, दिल्ली में भी रह रहा है, आगरा में भी रह रहा है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है, या तो वो जयपुर में होगा, या फिर वो दिल्ली में होगा, या फिर वो आगरा में होगा। तो द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर लिविंग इन आइदर, मतलब या तो जयपुर में है, या दिल्ली में है, या आगरा में है। ठीक है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। 42 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIF, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा काम करता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्साइल केबल, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, या ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो काम करता है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। 43 क्वेश्चन देखो, 43 क्वेश्चन में क्या बोला है, सेमाफोर आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, जो सेमाफोर होते हैं वो किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। हाँ जी, सेमाफोर जो है किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, रेस कंडीशन की, ब्लीडिंग प्रॉब्लम को, ठीक है, या फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। तो यहाँ पर जो है जो सेमाफोर है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवाते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, रेस कंडीशन। तो यहाँ पर जो इसका प्रॉपर देखो, ये वाले ऑप्शंस आए हैं, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉपर आंसर होगा वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होगा। क्या होगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। 44 क्वेश्चन देखो, an entity set that does not have sufficient attribute to form a key term as। ठीक है। तो एंटिटी सेट जो होती है डज नॉट, मतलब जिसके पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते। आपके पास दो तरीके की एंटिटी होती हैं, एक होती है स्ट्रॉन्ग टाइप एंटिटी और एक होती है आपके पास वीक टाइप एंटिटी। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग टाइप एंटिटी होती है वो तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उसके पास तो सारे सफिशिएंट एट्रीब्यूट होते हैं, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। लेकिन जो ये वीक एंटिटी होती है ये आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसके पास सारे सफिशिएंट एट्रीब्यूट नहीं होते। तो यहाँ पर डज नॉट बोला है, अगर बोलता कि नॉट नहीं आता तो आपका आंसर होता है स्ट्रॉन्ग, नॉट है तो आपका आंसर होगा वीक। ठीक है। क्लियर है। 45 क्वेश्चन देखो, 45 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, combination logic circuit that is used when it desire to send data from two or more source through a single transmission line is known as। ठीक है। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जो कि यूज कर रहे हैं हम when desired send data from two or source। ठीक है। तो मतलब आपके पास सोर्सेज जो हैं दो से ज्यादा हैं और जो आपको आउटपुट मिल रही है वो सिंगल मिल रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, मल्टीप्लेक्सर कहते हो। ठीक है। जहां पर मल्टीपल इनपुट होती है लेकिन आउटपुट आपको एक मिलती है। ठीक है। आगे देखो, (46) क्वेश्चन देखो, कंडीशन दैट इज कोज्ड बाय रन टाइम एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज, मतलब जो कंडीशन मतलब कोज मतलब जो रन टाइम एरर जो अक्कर हो जाती हैं तो उसको आप एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेप्शन। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये। तो वो कंडीशन जो कॉज होती है रन टाइम एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्सेप्शन कहोगे। सिंटैक्स एरर, फॉल्ट, सिमेंटिक एरर ये नहीं होती, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है। 47 क्वेश्चन देखो,
47 में कह रहा है कि रजिस्टर इन माइक्रो प्रोसेसर दैट कीप ट्रैक ऑफ द आंसर और रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज द, ठीक है, कि कुछ टाइम के लिए जो है हम अपनी जो आपका जो भी आउटपुट आती है उसको कुछ टाइम के लिए हम रखते हैं, रिजल्ट को कुछ टाइम के लिए स्टोर करवाते हैं। तो कहाँ पर? स्टैक पॉइंटर में। इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट को रखता है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के उसको एड्रेस को स्टोर करके रखता है। उसके बाद जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर में हम कुछ टाइम के लिए जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होता है हम उसको स्टोर करवाते हैं। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 48 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू डिफाइन अ वेरिएबल फॉर ASP, ठीक है। ASP में जो वेरिएबल है वो कौन से डिफाइन करते हो? डिम, सेट, डॉलर, वेर। तो आपका आंसर हो जाएगा डिम, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखो, dash is an intermediate storage area used for data processing during the extract, transform, load process for of data warehousing, ठीक है। कौन सा इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया है जो कि यूज किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लोड प्रोसेस ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग, ठीक है। तो बफर, वर्चुअल मेमोरी, स्टेजिंग एरिया या इंटर स्टोरेज एरिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो गया? सी ऑप्शन, ठीक है। तो स्टेजिंग एरिया क्या होता है वो देख लो। एरिया वो एरिया लैंडलाइन जोन इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया used for data processing during the extract, transform and load process. The data staging area is between the data source and data target, which are often data warehouse, data mart और other data repository, ठीक है। तो वो एक इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया होता है जहां पर आप डेटा को प्रोसेस और इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है, तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा जो है जहां पर आप इंटरमीडिएट स्टोरेज के लिए जहां पर आप यूज करवाते हो डेटा की प्रोसेसिंग को ड्यूरिंग एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रोसेस फ्रॉम डेटा वेयरहाउसिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेजिंग एरिया, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम में देख भी सकते हो, ये आपका डेटा सोर्स है और ये आपका डेटा वेयरहाउस है। इंटरमीडिएट डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है। 50 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट डिक्लेयर एंड अलोकेट टू डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे को आप किस तरीके से जो है अलोकेट करवाओगे एरे के अंदर? इंटीजर 4 रो जिसके अंदर 4 रो हैं और 5 कॉलम है। क्या है? 4 रो हैं और 5 कॉलम है, ठीक है। तो इंट एरे 2 डायमेंशन है तो 2 बार ये लगा दिया, इज इक्वल टू न्यू इंट 4 और 5। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी। 51 क्वेश्चन देखो, एक्चुअल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी टच्ड एज, मतलब वो इक्विपमेंट जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। तो टच हम किसको कर सकते हैं? हार्डवेयर, जो भी आपके हार्डवेयर हैं, लाइक माउस हो गया, ठीक है, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, मतलब मॉनिटर, ठीक है। तो इनको आप टच कर सकते हो। लेकिन जो आपके सॉफ्टवेयर हो गए, लाइक कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, ऑडियो के लिए, इमेज के लिए, या किसी आपने जो है एंटीवायरस कर किया है डाउनलोड अपने कंप्यूटर, क्या आप उसको छू सकते हो? आपको पता भी नहीं है क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ जो जिसको टच कर सकते हो आपके हार्डवेयर होते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते वो आपके क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो टच की बात आ रही है तो आपका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 बोल रहा है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीसी डिवाइस, एनालॉग डिवाइस, ट्रू टेबल डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड और माउस जिसके थ्रू आप इनपुट जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देते हो, तो वो आपके क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 53 क्वेश्चन देखो, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, बैकअप डिवाइसेस का, मीडियम का। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट इज वीडियो जो होती है वो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल होती है। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 54 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट विच कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड सेम मेन स्टोर कॉल। ठीक है, आप देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये आपका इनपुट है, ये आपका प्रोसेसर है और ये आपका आउटपुट है। और प्रोसेसर में आपका क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, और स्टोरेज के लिए आप रजिस्टर या मेमोरी कुछ भी बोल सकते हो, रजिस्टर या मेमोरी, ठीक है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो ये तीन चीज़ें कहाँ पर होती हैं? प्रोसेसर में, जिसको आप CPU भी बोलते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप सोच रहोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है नहीं, ठीक है,
तो यहाँ पर जो सीपीयू होता है, सीपीयू की जैसे ही काम करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर ही है जिसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं सेम आपके सीपीयू। तो आपका अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अदर स्टोरेज एरिया कहाँ पर होंगे, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो ये चीज़ बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना कि प्रोसेसर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और जो है मेन स्टोरेज के लिए एरिया। लाइक आपका रजिस्टर आपको कहीं कहीं गिवन होगा, कहीं कहीं पर आपको मेमोरी गिवन होगी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो भी हो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना। ओके ओके 55 क्वेश्चन देखो भाई। 55 क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द लाइफ साइकिल मॉडल। लाइफ साइकिल मॉडल को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एसडीएलसी के आपको ये बताने हैं कि कौन सी जो है साइकिल्स होती हैं। तो एसडीएलसी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी देखो सॉफ्टवेयर हम किसी को दे रहे हैं, मैंने जैसे मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाता है मैं उसके पास गई, मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। सपोज मुझे जो है अपने एनएस क्लासेस वाले चैनल के लिए एक ऐप बनवानी है, ठीक है। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला कि मुझे एक ऐप चाहिए जिसमें जो है लॉगिन होना चाहिए, जिसमें बच्चे लॉगिन कर सकें। उसके बाद जो है उसमें फ्री मटेरियल भी होना चाहिए, देन उसमें जो है लाइव वीडियो भी होने चाहिए, कोर्सेज भी होने चाहिए, ठीक है, पेड कोर्स भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको बता दी। तो उसने मेरी सारी नीड सुनी, तो फिर वो क्या करेगा, एनालिसिस किया, मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उसका उसने एनालिसिस किया। देन उसने एक डिज़ाइन तैयार किया, एक रफली डिज़ाइन तैयार किया कि भाई ऐसे 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 ये बनेगा, इतना कॉस्ट आएगा, इतना वो आएगा। फिर जो है वो मुझसे पूछेगा, देन जो है उसने कोडिंग करनी स्टार्ट की। देन फिर वो टेस्टिंग करके देखेगा कि मैंने जो बनाया है, मैंने जो किया है वो सही है या नहीं। टेस्टिंग करने के बाद वो ऑपरेशन करेगा और लास्ट में जो है मेंटेनेंस करेगा, ठीक है। तो ये होते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस होता है, रिक्वायरमेंट जो होती है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया जाता है, देन डिज़ाइन किया जाता है, देन कोडिंग होती है, देन आपका टेस्टिंग होती है, देन आपके मेंटेनेंस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है वो पहले नहीं आएंगे, टेस्टिंग पहले होगी और मेंटेनेंस बाद में होता है, ठीक है। डिज़ाइन फेज आपका पहले नहीं आएगा, पहले आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस को देखोगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। 56 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। अब ये आपकी एक वर्कशीट है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब ये जो सिंगल चीज है, ये सिंगल यहाँ पर है, ये क्या कहलाता है आपका, एक क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल, ठीक है। क्या होगा, सेल होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। 57 क्वेश्चन देखो, 57 क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द चार्ट ऑफ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज। मतलब कौन से टाइप का जो चार्ट है वो बताता है कि कंपैरिजन ओवर कैटेगरीज क्या होगा, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो कॉलम चार्ट होता है, देखो यहाँ पर ये आपको दिख भी रहा होगा, कॉलम चार्ट आर यूजफुल टू विजुअली कंपेयर वैल्यू। जो कॉलम चार्ट होता है वो हम किस लिए यूज करते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करवाने के लिए, ठीक है। अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज फॉर शोइंग डेटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉलम चार्ट टिपिकली डिस्प्ले द कैटेगरी अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वैल्यू अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो यही बोल रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा चार्ट लेंगे, जब भी आपको वैल्यूज को कंपेयर करवाना है तो आप किसको लोगे, कॉलम चार्ट को। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखो, 58 क्वेश्चन बोल रहा है विच फंक्शन इन एक्सेल टेल हाउ मेनी नंबर्स एंट्रीज आर देयर। मतलब कौन सा जो है वो बताता है कि कितनी नंबर ऑफ एंट्रीज हुई हैं, नम, काउंट, सम और चेक नम। तो देखो इसके लिए काउंट, ऑब्वियसली काउंट ही तो करेंगे, कि काउंट ही तो करते हैं जब हम एंट्रीज को करते हैं। मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ डेटा या मेरे पास कितने बच्चे हैं मैं काउंट करके ही तो देखूंगी, तो क्या आ जाएगा, काउंट, ठीक है। 59 क्वेश्चन देखो, फीचर्स दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम। मतलब वो फीचर जो डिस्प्ले होते हैं डेटा के अंदर कॉलम में अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवोट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा फीचर होगा डिस्प्ले करने के लिए, फिल्टरिंग वाला। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 60 क्वेश्चन देखो, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ कैन बी डन यूजिंग। जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, टेबल्स, ग्राफ, ये सब कहाँ यूज की जाती हैं, एक्सेल्स में ही तो करते हैं। नोटपैड सबका नॉर्मल होता है, ठीक है। पावर पॉइंट,
पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हो, लेकिन उसमें आपके जो चार्ट हैं, पाई चार्ट हैं, आपके जो ग्राफ्स हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। फॉर्मूलेज नहीं होते, कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती हैं। एडोब फोटोशॉप ये तो आपका एक तरीके से PDF वगैरह खोलने के लिए, तो ये जो है एक्सेल्स में क्या होते हैं, आपके काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, आप एक तरीके जो है टेबल्स बना सकते हो, अपना डेटा जो है वो स्टोर करके रख सकते हो, बहुत सारे चार्ट होते हैं जिनसे आप उसको और अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का पेपर हुआ कंप्लीट। टोटल 60 क्वेश्चन थे इसके अंदर, 30 हमने कल डिस्कस कर लिए थे, 30 हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आपको जो डे 20 है, मतलब डे 1 से लेके डे 20 तक जो है बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको इन 20 दिनों में कोई भी डाउट हो, मतलब कोई भी डे 1 से लेके डे 20 तक आपको कोई भी डाउट है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो लेटेस्ट वीडियो डलती है उसके नीचे आप अपने डाउट्स डाल सकते हो, चाहे डे 1 के डाल दो, चाहे डे 2 के, किसी के भी डाल दो जिसमें आपको डाउट है, लेकिन लेटेस्ट वीडियो के नीचे डालो ताकि पता चलता रहे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो क्लास को करते हैं यहीं पर ख़त्म, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे D21 के अंदर कल। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।